Hello, become part 1 students. How your preparation is? As you all know, tomorrow is your exam of subsidiary paper economics of become part 1. In this video, I am going to cover lots of questions of your economics paper. So this video will be long. In first one video, I and you will cover the first chapter, nature and scope of economics, and this is the video of second chapter, theory of demand. ये सारे questions है. These all questions which we covered in other videos, and I hope you all must watch this video. ये सारे वे क्वेश्चन हैं जिसको हमने कवर कर चुके हैं किसी वीडियो में, पहले वाली वीडियो में, और उम्मीद है कि आप लोग उसे देख भी चुके होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू कवर सेकेंड चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड. एक 4-5 मिनट की एक वीडियो है जिसमें मैंने इसमें से 18 क्वेश्चन को कवर किया है, और ये वीडियो लंबी होने वाली है जिसमें मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, so let's enjoy this video and subscribe this channel. क्वेश्चन नंबर 19. अल्पकालीन उत्पादन फलन है ए परिवर्तनशील अनुपात का नियम. अल्पकालीन उत्पादन फलन है परिवर्तनशील अनुपात का नियम. क्वेश्चन नंबर 20. जब वस्तु की मांग की लोच अनंत होती है तो एक फर्म के लिए निम्नलिखित समीकरण लागू होगा. ऑप्शन सी, ए एम आर इक्वल टू ए आर. क्वेश्चन नंबर 21. निम्न में से किस वस्तु के मूल्य वृद्धि से दूसरे वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी. ऑप्शन ए प्रतिस्थापन, मतलब मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स. क्वेश्चन नंबर 22. एक ऋजु रेखी मांग वक्र जहाँ एक्स अक्ष से मिलती है वहाँ मांग की लोच शून्य होगी. क्वेश्चन नंबर 23. मांग की लोच को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता. वस्तु की प्रकृति, समयावधि, स्थापना, वस्तु की उपलब्धता, ये सब है जो प्रभावित करती है. तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 24. समय मूल्य से अधिक मूल्य पर बाजार में मांग पूर्ति के बराबर होगी. क्वेश्चन नंबर 24. समय मूल्य से अधिक मूल्य पर बाजार में मांग पूर्ति की बराबर होगी. शायद इसका आंसर जो ऑप्शन सी दे रखा है, हो सके मे बी मिस्टेक हो इसके आंसर्स में. क्वेश्चन नंबर 25. उदासीन वक्र की ढाल होती है बाईं से दाईं, लेफ्ट टू राइट. क्वेश्चन नंबर 26. यदि मांग वक्र क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू 400 माइनस 2p हो एवं पूर्ति वक्र सप्लाई कर्व क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू 100 प्लस p है तो संतुलन मूल्य एवं मांग क्या होगी. संतुलन मूल्य एवं मांग क्या होगी. इस क्वेश्चन को आप अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस इक्वेशन को 400 माइनस 2p इक्वल टू 100 प्लस p लिख सकते हो. दोनों से इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन इक्वल करेंगे, फिर ये p वही रहेगा और माइनस 2p इस साइड आ जाएगा, तो p और 2p 3p हो जाएगा, और 400 में से ये 1 इस साइड आकर माइनस 100 हो जाएगा. जैसे आप 8 क्लास या 9 क्लास या 10 क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरह करना है. तो इस तरह 3p इक्वल टू 300 हो जाएगा, तो p इक्वल टू प्राइस इक्वल टू 100 हो जाएगा. तो यहाँ पे संतुलन मूल्य एवं मांग हो सके यहाँ पे 100 से 200 ये आंसर हो, या तो ये ऑप्शन बी 200 से 100 हो. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है संतुलन मूल्य एवं मांग, मूल्य पहले लिखा है, प्राइस पहले, तो प्राइस पी का वैल्यू वहाँ पे 100 होगा, तो ऑप्शन ए होना चाहिए, मांग 200 होना चाहिए. चलिए आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 में विलासिता वस्तु की मूल्य मांग की लोच होती है. विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच होती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू ई इक्वल टू 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच 1 होती है. क्वेश्चन नंबर 28. मांग के नियम का संबंध मूल्य और मांग के बीच, मूल्य और मांग के डिमांड और प्राइस के बीच.
मांग में संकोचन तब होता है, क्वेश्चन नंबर 29, जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? प्रतिशत विधि, आय प्रणाली, कुल व्यय प्रणाली, बिंदु विधि, ऑप्शन बी आय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? मांग की लोच को कौन प्रभावित करते हैं? वस्तुओं की प्रकृति, आय स्तर, कीमत स्तर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32, मांग की लोच की माप निम्न में किस विधि से की जाती है? कुल व्यय रीति, बिंदु रीति, प्रतिशत अनुपातिक, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, मांग की लोच का मान होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए धनात्मक। मांग की लोच का मान होता है धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन ए धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 34, मांग के लिए साधन का आवश्यक होना, प्रभावपूर्ण इच्छा का होना, प्रभावपूर्ण इच्छा तथा निश्चित कीमत एवं समय का होना आवश्यक है, 34, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, मांग तथा इच्छा दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, उपरोक्त दोनों में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन बी मांग और इच्छा दोनों अलग अलग चीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मांग के लिए इच्छा की पूर्ति आवश्यक है, इच्छा की पूर्ति आवश्यक नहीं है, इच्छा का होना आवश्यक है, इच्छा से कोई, इनमें से कोई नहीं, 36, ऑप्शन बी। 37, ज्ञान एवं शिक्षा के प्रसार से आवश्यकता की कमी होती है, आवश्यकता स्थिर रहती है, आवश्यकता में वृद्धि होती है, 37, ऑप्शन बी आवश्यकता में वृद्धि होती है। 38, सभी आवश्यकताएं एक समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, पूरक होती है, 38 सभी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। 39, किसी एक आवश्यकता की संतुष्टि नहीं की जा सकती है, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, 39, ऑप्शन बी आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, मानवीय आवश्यकताएं सीमित है, असीमित है, अगतिशील है, असीमित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, मांग के नियम के अपवाद अनुसार मूल्य में वृद्धि होने पर मांग के नियम, क्वेश्चन नंबर 41, मांग के नियम के अपवाद के अनुसार मूल्य में वृद्धि होने पर मूल्य वृद्धि होती है तो मांग घटती है, और अपवाद वाले में मांग बढ़ती है, जैसे गिफिन गुड के केस में होता है। गिफिन गुड्स में मूल्य बढ़ने पे उसका डिमांड भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 42, आवश्यकता तथा मांग दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, आवश्यकता कहलाने के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक है? ए 2, 3, 5, 6, बी 3। क्वेश्चन नंबर 44, वस्तु की कीमत तथा मांग के बीच का संबंध विपरीत होता है, सहगामी होता है, दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन ए विपरीत होता है। तेजी तथा मंदी काल से मांग का नियम प्रभावित होता है, अप्रभावित होता है, क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन बी अप्रभावित रहता है। क्वेश्चन नंबर 46, मांग नियम लागू होने के लिए आय के वितरण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग नियम लागू होने के लिए आय के वितरण में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के साथ मांग का नियम लागू नहीं होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, मांग के नियम का प्रभावपूर्ण ढंग से लागू होने के लिए नए आविष्कारों का होना, ऑप्शन सी मान्यताओं का उल्लंघन है। मतलब नए आविष्कारों का आविष्कार होना, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, नया इनोवेशन नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, सिर्फ डिमांड और प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है। 48, ऑप्शन सी। 49, भविष्य में किसी वस्तु के
दुर्लभ होने की आकांक्षा होने पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे भविष्य में कोई चीज़ दुर्लभ हो जाएगा तो उसका डिमांड प्रेजेंट में बढ़ जाएगा, चाहे बाकी उसका प्राइस कुछ भी हो, तो यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन बी 49। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न कोटि की वस्तुओं के साथ मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए, इन्फीरियर गुड्स के केस में मांग का नियम लागू नहीं होता है। इनकम जैसे ही बढ़ती है, इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51। मांग तालिका आधार होती है। मांग तालिका आधार होती है मांग के नियम का, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का, मांग वक्र का। मांग तालिका आधार होती है मांग वक्र का। मांग तालिका मीन्स डिमांड का जो टेबल होता है, उस डिमांड टेबल से डिमांड करो मांग वक्र तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 52। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग, ऑप्शन ए, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 52 ए। क्वेश्चन नंबर 53। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी, फ्लक्स। अभी तक हम लोगों ने 30 से भी ज़्यादा 30+ क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 54 पे। 54। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। क्वेश्चन 55। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए, ऑप्शन ए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। क्वेश्चन 56। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। 57। पूर्ति स्वयं मांग की सृजन करता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए, जेबी से। क्वेश्चन 58। एक वस्तु की मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों बाईं ओर समान रूप से खिसकती है तो साम्य कीमत, ऑप्शन ए, घटेगी बढ़ेगी, ऑप्शन डी, ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। क्वेश्चन 58 ऑप्शन डी। क्वेश्चन 59। निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? मांग की लोच को प्रभावित करता है वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग, समय तत्व, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 60। मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिने की ओर। बाएं से दाहिने की ओर झुकती है, लेफ्ट टू राइट मूविंग डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिनी ओर। क्वेश्चन नंबर 61। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातक रीति का प्रतिपादन किसने किया? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 62। किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, मार्शल। क्वेश्चन नंबर 62। किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, मतलब प्राइस जो होता है सो डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह कथन मार्शल का है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63। बिक्री की गई इकाइयों में से जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे औसत आय घटती है। क्वेश्चन नंबर 63। बिक्री की गई इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे औसत आय घटती है। क्वेश्चन नंबर 64। बिक्री की गई इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे सीमांत आय घटती है। 64 ऑप्शन ए, बिक्री की गई इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 63 भी इसी तरह है, बिक्री की गई इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे औसत आय घटती है और वैसे सीमांत आय घटती है। यस, इन सारे क्वेश्चंस को मैं इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव गेस पेपर से कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं या बुक हर समय नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपना हेडफोन यूज करके किसी भी समय कहीं भी कोई भी काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो
जिनका भी एग्जाम कल हो इकोनॉमिक्स का। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 65 न्यून मांग की स्थिति से उबरने के लिए उपाय है। न्यून मांग की स्थिति से उबरने के लिए उपाय है ऑप्शन सी निवेश को प्रोत्साहन। 66 वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से उसकी मांग में जो विपरीत परिवर्तन होता है उसे मांग का नियम कहते हैं ऑप्शन बी। 67 वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से उसकी मांग में जिस दर या अनुपात में परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं ऑप्शन ए। 68 किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मांग की मूल्य लोच। 69 उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मांग की आय लोच। मतलब इनकम के बदलने से डिमांड में जो चेंज होता है वो ऑप्शन सी मांग की आय लोच। 70 मांग की आय लोच हो सकती है धनात्मक ऋणात्मक सभी। 71 जब आय में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उसे कहेंगे धनात्मक आय लोच। जब आय में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उसे कहेंगे धनात्मक आय लोच। 72 जब आय में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो तो उसे कहते हैं ऋणात्मक आय लोच ऑप्शन ए। 73 जब आय में परिवर्तन के साथ मांग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो तो उसे कहेंगे मांग की शून्य आय लोच ऑप्शन सी मांग की शून्य आय लोच। 74 जब किसी एक वस्तु की मांग में परिवर्तन किसी दूसरे वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से होता है तो कहते हैं मांग की आड़ी लोच। 74 जब किसी एक वस्तु की मांग में परिवर्तन से किसी दूसरे वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से होता है, मतलब किसी दूसरे वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है, किसी एक वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ तो मांग की आड़ी लोच ऑप्शन सी। ऐसा सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। क्वेश्चन नंबर 75 जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो उसे कहेंगे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 ऑप्शन ए। जब किसी वस्तु के 75 जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 ऑप्शन ए। अब यहाँ से थ्योरी ऑफ डिमांड के बस 2 ही क्वेश्चन है 76 और 77 और प्रोडक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 3rd चैप्टर प्रोडक्शन उत्पादन का। तो आप लोग एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को लॉन्ग वीडियो मतलब 15 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो पसंद है या 4 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट से कम वाली वीडियो। ओके, काउंट टू क्वेश्चन नंबर 76 जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है तो मांग में परिवर्तन अगर कम होगा तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 ऑप्शन बी। 77 निम्नांकित तत्वों में से किन से मांग की लोच प्रभावित होती है। निम्नांकित तत्वों में से किन से मांग की लोच प्रभावित होती है। वस्तु की प्रकृति, उपभोक्ता की आय, पूरक वस्तुओं की मांग, तो ये सभी उपरोक्त सभी। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 प्रोडक्शन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 उपभोक्ता की बचत की धारणा का विकास किस अर्थशास्त्री के नाम से संबंध है ऑप्शन बी मार्शल। क्वेश्चन नंबर 2 उपभोक्ता की बचत की धारणा की सर्वाधिक प्रधान मान्यता यह है कि ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। उपयोगिता में क्रमशः ह्रास होता है ऑप्शन बी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदा एक समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 उपभोक्ता की बचत का व्यवहारिक महत्व निम्नांकित कारणों से बहुत अधिक है। उपरोक्त तीनों कारणों से, ये 3 कारण है। कर निर्धारण में, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में, 2 स्थानों के जीवन स्तर की तुलना में, 2 स्थानों के जीवन स्तर की तुलना में ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों कारण। क्वेश्चन नंबर 4 सीमांत उपयोगिता की ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटती है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 5 उपयोगिता और लाभदायकता है अलग अलग भिन्न भिन्न। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 सीमांत उपयोगिता का अर्थ है। सीमांत उपयोगिता का अर्थ है अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, जो यूटिलिटी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी एवं टोटल यूटिलिटी में निम्नांकित संबंध है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। ऑप्शन सी। ये वीडियो लगभग 30 मिनट की होगी। मैं थोड़ा फास्ट में इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ प्रोडक्शन चैप्टर का। कम टू क्वेश्चन नंबर 8 सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है सर्वाधिक। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। क्वेश्चन नंबर 9 सीमांत उपयोगिता में ह्रास का कारण क्या है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण रूप से पूर्ति हो सकती है। वस्तुएं एक दूसरे के स्थान व्यवहित करने योग्य नहीं होती है। उपरोक्त दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 10 सीमांत उपयोगिता कहा जाता है कुल उपयोगिता प्लस औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कहा जाता है कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी प्लस एवरेज यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने का कारण निम्नलिखित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने का कारण है तीनों मीन्स उपरोक्त सभी। ये कारण है व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति एक ही समय में ही की जा सकती है जब एक वस्तु का लगातार उपयोग होना। क्वेश्चन नंबर 12 उपभोक्ता की बचत विचार के प्रतिपादक थे। उपभोक्ता की बचत विचार के प्रतिपादक थे ड्यूपिट, मार्शल हिक्स, ये सब नहीं होंगे। ड्यूपिट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। ऑप्शन ए उपयोगिता का ह्रास नियम। क्वेश्चन नंबर 14 पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता ऊंची होती है। पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता ऊंची होती है। क्वेश्चन नंबर 15 एडम स्मिथ ने अपने हीरे पानी के विरोधाभास में स्पष्ट किया है कि ऑप्शन बी उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है। उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है। क्वेश्चन नंबर 15 एडम स्मिथ ने अपने हीरे पानी के विरोधाभास में स्पष्ट किया है कि उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है। क्वेश्चन नंबर 16 उपयोगिता का संबंध है ए अनुमानित संतुष्टि से। उपयोगिता का संबंध है अनुमानित संतुष्टि से। क्वेश्चन नंबर 17 उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है। उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है। ऑप्शन बी ऋणात्मक। उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 19 रेखीय समरूप उत्पादन फलन सम्मिलित है स्थिर पैमाने के प्रतिफल। रेखीय समरूप उत्पादन फलन सम्मिलित है स्थिर पैमाने के प्रतिफल। क्वेश्चन 20 कॉब डगलस उत्पादन फलन। ऑप्शन ए Q = KL अल्फ़ा C1 - अल्फ़ा, जहाँ L लेबर श्रम, C कैपिटल पूंजी तथा अल्फ़ा > 0 एंड <1 मीन्स अल्फ़ा जो है 0 से 1 के बीच का वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 21 मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 20 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 21 दीर्घकालीन उत्पादन फलन लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का संबंध है पैमाने का प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 22 कॉब डगलस उत्पादन फलन समरूप फलन है प्रथम घात वाला। 23 अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का बदलता है अनुपात। ऑप्शन बी आड़ी लोच अधिक होने का तात्पर्य है
आड़ी लोच अतीत होने का तात्पर्य है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 25, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए एमपीएस प्लस एमपीसी प्लस एमपीएस। यहाँ पे इस दोनों एस में एक एस नहीं होगा, एक चीज़ यहाँ पे सी होगा। या तो आप इसको सी मान लो या तो इसको सी मान लो, मतलब एमपी मीन्स एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। ओके, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस वस्तु के मूल्य वृद्धि से दूसरे वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी? प्रतिस्थापन वस्तु। ऑप्शन ए, प्रतिस्थापन वस्तु में मूल्य की वृद्धि से दूसरे वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी। 27, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में मापा जा सकता है, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। ऑप्शन ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, मीन्स ऑप्शन सी। MU अपॉन PA मतलब मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ B अपॉन प्राइस ऑफ B, दोनों से होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है उपयोगिता, यूटिलिटी। 30, उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए गोसेन। उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? गोसेन। नेक्स्ट, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर दाईं ओर खिसक जाएगी। नेक्स्ट, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? हिक्स एवं एलन ने। 33, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0। 34, सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? प्रतिस्थापन का नियम। 35, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता। उपभोग वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रयोग है। 37, उपभोग केवल वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों का संभव है। 38, रेडियो का प्रयोग कैसा उपयोग है? रेडियो का प्रयोग कैसा उपभोग है? मंद। 39, कोयले के कारखाने में प्रयोग कैसा उपभोग है? मीन्स कारखाना में जो कोयला यूज होता है ये किस प्रकार का उपयोग है? उत्पादक। अगर आप लोग अपनी तैयारी गेस्ट पेपर से कर चुके हो या कर रहे हो तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। आप अपना हेडफोन यूज करके या इसको सुनने से भी आप लोग याद रख सकते हो कल तक। आवश्यकता के क्वेश्चन नंबर 40, आवश्यकता के लिए इच्छा, साधन तथा व्यय करने की तत्परता होना आवश्यक है। 41, भोजन करना कैसा उपभोग है? शीघ्र। 42, एक भिखारी के लिए मोटर कार की चाह है इच्छा। 43, एक कंजूस व्यक्ति के लिए फ्रिज की चाह है आवश्यकता। इसका 43 का आंसर शायद आवश्यकता न होकर इच्छा ही हो सकता है, तो ये ऑप्शन ए या बी दोनों में से कोई होगा। 44, कोई भी आवश्यकता बार बार उत्पन्न होती है। 45, उपयोगिता का अर्थ वस्तुओं की लाभदायकता से लिया जाता है। ऑप्शन ए। 46, उपयोगिता केवल लाभदायक तथा हानिकारक दोनों वस्तुओं में होती है। 47, उपयोगिता अमूर्त होती है। इंटेंजिबल, उपयोगिता का सृजन आवश्यकता से होता है। 49, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक होती है। 50, उपयोगिता सापेक्ष होती है। उपयोगिता निरपेक्ष होती है, गलत। उपयोगिता सापेक्ष होती है।
क्वेश्चन नंबर 51। इस वीडियो में लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा। उपयोगिता 51, उपयोगिता सदैव अस्थिर रहती है। 52, जिस इकाई पर उपभोग की क्रिया रोक दी जाती है उसे सीमांत इकाई कहते हैं। 53, जिस इकाई पर उपभोग की क्रिया रोक दी जाती है उससे प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। 54, उपभोग के क्रम में सीमांत उपयोगिता सबसे कम होती है। 55, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत सामान्य परिस्थिति में प्राप्त उपयोगिता के बराबर कीमत चुकाता है। 56, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, तीनों उपरोक्त सभी। 57, जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहाँ कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। 58, सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। 59, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं हो सकता। 60, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से मांग का नियम संबंधित है। ऑप्शन ए संबंधित है। 61, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कहते हैं गोसेन का पहला नियम। 61, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कहते हैं गोसेन का पहला नियम। 62, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम गोसेन ने किया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम गोसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। 64, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई या चेंज इन सी इक्वल अपॉन चेंज इन वाई। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं गोसेन का दूसरा नियम, प्रतिस्थापन का नियम। ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। 66, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। 67, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शायद इम्पोर्टेंट हो। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? 68, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? सीमांत, ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है बाएं से दाएं। 69, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है बाएं से दाएं। 70, सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई लागत है। सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई लागत है, मतलब मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट का कॉस्ट है। 70, ऑप्शन डी। प्रधान व्यय है परिवर्तनशील लागत। प्रधान व्यय है परिवर्तनशील लागत। 72, किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उत्पादन लागत को कहते हैं कुल लागत। किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उत्पादन लागत को बोलते हैं कुल लागत। 72 का सी। 73, औसत लागत में कमी होने के साथ साथ सीमांत लागत घटती है। औसत लागत में कमी होने के कारण औसत लागत में कमी होने के साथ साथ सीमांत लागत घटती है। मीन्स एवरेज कॉस्ट अगर घट रहा है इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी घट रहा है। 74, अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म का ठोस सामान्य लाभ प्राप्त हो इसके लिए अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म को ठोस सामान्य लाभ प्राप्त हो इसके लिए आवश्यक है ऑप्शन ए औसत लागत औसत आगम मीन्स एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 74 मीन्स जहाँ पे जिस फर्म में कंपटीशन नहीं है वहाँ पे अगर ज़्यादा लाभ चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों, औसत लागत और औसत आगम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दोनों बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में कौन चल लागत नहीं है? कच्चे माल की लागत। 76, एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है, औसत स्थिर लागत वक्र। 77, औसत उत्पादक वक्र की आकृति होती है बी उल्टे यू की।
78 अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हस्तांतरण आय। इसका ऑप्शन आंसर मुझे लग रहा है जैसे बी हो, पर इसमें बुक में जो है सो सी दे रखा है। 78 अवसर लागत क्या है? वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है, खोया हुआ अवसर, इनमें से सभी। तो अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा ऑप्शन बी या सी हो, बी मुझे लग रहा है। 79 निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की मांग किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है? मार्शल के अनुसार। मीन्स किसी वस्तु का प्राइस जो होगा तो डिमांड और सप्लाई से फिक्स होगा। 79 मार्शल। क्वेश्चन नंबर 80 अल्पकालीन औसत लागत वक्र, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व सामान्यतः होती है यू आकार का। 81 मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। 82 औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? ऑप्शन सी कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट माइनस उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 83 केन्स के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? केन्स के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, दोनों, उपरोक्त दोनों। 84 किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? मीन्स संतुलन की अवस्था तब प्राप्त होगी जब एमसी वक्र एमआर वक्र मतलब एमसी कर्व और एमआर कर्व के नीचे से काटता है। एमसी वक्र और एमआर वक्र नीचे से काटता है। ऑप्शन सी एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटता है। 85 सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत आधारित है। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन बी उत्पत्ति ह्रास नियम पर। ऑप्शन बी उत्पत्ति ह्रास नियम। क्वेश्चन नंबर 84 संतुलन बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, मतलब मांग और डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 सीमांत उत्पादकता का अर्थ है एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 88 सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक मिलता है सीमांत उत्पादकता के बराबर।